अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसानों ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ गारों से किया, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। और आज हम जब अपने शहरों को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कितनी ज़्यादा तरक्की की। लेकिन इस तरक्की के पीछे कुछ ख़ास स्किल्स का हाथ ज़रूर है। उनमें से एक स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंसान ने हमेशा मुश्किलात का सामना किया है और छोटे छोटे और बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। उसके लिए इंसान ने बहुत से टूल्स बनाए हैं। आपको मैं यहाँ पर टूल्स दिखा रहा हूँ जो कि लकड़ी से बने हुए, जो कि जानवरों की हड्डियों से बने हुए, और आहिस्ता आहिस्ता इन टूल्स में इजाफा होता गया। इनके ज़रिए इंसानों ने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया। पत्थरों के टूल्स आपको दिखा रहा हूँ। फिर वक्त के साथ साथ जब हमने मेटल को डिस्कवर किया तो मेटल्स, धातें हमें अपने टूल्स में नज़र आना शुरू हो गई। धातुओं के टूल से हम इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की तरफ गए। इंसान साथ साथ तरक्की कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के साथ आज हम सॉफ्टवेयर टूल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम अपनी तरक्की को देखें तो वो भी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। तो इन टूल्स की वजह से हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की। और यही वजह है कि कुछ जानवर जब ये टूल इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको बहुत सताइश की नज़र से देखते हैं। उनमें एक जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि चिंपैंजी है। आप अगर चिंपैंजी को देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये लकड़ी के टूल इस्तेमाल करता है अपनी खुराक के लिए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ परिंदे भी हैं जो कि टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कैलेडोनियन क्रोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी एवोल्यूशन भी ऐसे ही हुई है क्योंकि इन्होंने टूल्स का इस्तेमाल करना है, इन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल करना है, तो इनकी आंखें पास हैं और इनकी जो चोंच है वो सीधी है ताकि जब ये लकड़ी पकड़ें तो उसके एंड तक देख सकें। वक्त के साथ साथ इनकी एवोल्यूशन ऐसे हुई है और ये लकड़ी के मुख्तलिफ किस्म के टूल्स बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप टूल्स दिखा रहा हूँ जिसके ज़रिए ये इंसेक्ट्स को मुख्तलिफ तनों से बाहर निकालते हैं और उन्हें खाते हैं। तो आप यहाँ पर कौवे को देख सकते हैं। तो कौवा काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और इसके लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मैं आपको एलेक्स टेलर की तरफ लेके जाऊंगा जो कि कौवों की जहानत पर बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्होंने एक 8 स्टेप का पजल बनाया है जिसमें कौवे को पहले स्टेप में एक छोटी छड़ी लेनी है, स्टिक लेनी है, और उसके बाद उसने उसका मकसद यह है कि उसने यहाँ से एक जो खाना है, जो फूड है उसका, उसको लेना है। तो वो छोटी छड़ी लेगा। उस छड़ी के ज़रिए वो 3 किस्म के डब्बों में, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, इनमें पत्थर हैं, उनको बाहर निकालेगा, उन पत्थरों को इस डब्बे में डालेगा तो उसे एक बड़ी छड़ी मिलेगी और उसके ज़रिए वो फूड को खींच के बाहर निकाल सकता है। उसने ये काम, इन सारे सीक्वेंस को इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अगर उसने सीक्वेंस में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो वो नाकाम होगा, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। मैं आपको यहाँ पर ये डब्बे दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ये छोटी छड़ी, दूसरा स्टेप ये है कि उसने ये पत्थर निकालना है, तीसरा स्टेप ये है कि ये पत्थर निकालना है, फिर ये पत्थर निकालना है और फिर उसने बड़ी स्टिक निकालनी है और उसके बाद यहाँ पर फूड है 8 नंबर में और उसने फूड निकालना है। तो जब कौवे को कैमरे के सामने इस कमरे में दाखिल किया गया तो उसने चंद मिनटों में ही ये सारे सीक्वेंस बिल्कुल सही किए और उसके बाद उसने अपना फूड ले लिया। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी साइंसदानों के लिए और उन्होंने और भी मुख्तलिफ किस्म के पजल्स बनाने शुरू कर दिए ताकि कौवे की जहानत को जज किया जा सके। तो यहाँ पर आपके पास एक और पजल है जिसमें फिर एक डब्बे में फूड है, इंसेक्ट्स हैं, और कौवे ने इस फूड को हासिल करने के लिए मल्टी स्टेज कंपाउंड टूल्स बनाने। यहाँ पर आपको सिरिंज नज़र आ रही है, आपको पिस्टन नज़र आ रहे हैं और उसमें स्टिक्स नज़र आ रही हैं। तो उसने स्टिक्स को, इनका डाया इस तरीके से है कि ये स्टिक्स इस सिरिंज के सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर है, इसमें अंदर जा सकती है और फिर यहाँ पर ये सिलेंडर भी उसके साथ आगे स्टिक कर सकता है। तो उसने मल्टी कंपाउंड्स बनाने हैं। 8 कौवों को इन एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली जिसमें से 4 कौवों ने फ़ौरन 4 मिनट में, 5 मिनट में मल्टी स्टेज कंपाउंड टूल्स बनाए और फूड को हासिल किया। एक कौवे ने 3 स्टेज टूल बनाए जिस पे साइंसदानों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। ये एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया और उससे उन्हें अंदाजा हुआ कि कौवे बहुत मुश्किल पजल सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और पजल दिया गया जिसमें कुत्तों और कौवों का मुकाबला किया गया। काफ़ी मुश्किल पजल था लेकिन कुत्ते को समझ ही ना आ सकी कि उसने ये पजल सॉल्व करके उसमें से अपनी पसंद का खाना लेना है, जबकि कौवे ने फ़ौरन चंद सेकंड में वो पजल सॉल्व कर लिया जिससे अंदाज़ा हुआ कि कौवा प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुत्तों से बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन ये इंटेलिजेंस सिर्फ कौवों तक महदूद नहीं है। अगर आप हनी बीज को देखें तो हनी बीज भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और हनी बीज
जब भी कोई नया फूल ढूंढती हैं तो वो उसकी इंफॉर्मेशन अपने साथ वाली बीज को ज़रूर देती हैं। इस सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें रेडार टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हनी बी के ऊपर एक रेडार ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया गया है ताकि उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, और यहाँ पर हमारे पास रिसीवर है। और हनी बी को छोड़ा गया, और हनी बी को बहुत दूर जब एक फ्लावर नज़र आया तो उसने जाकर उससे जूस लिया, और उसके बाद वापस आके उसने एक खास किस्म का डांस शुरू कर दिया जिसे वैगल डांस कहा जाता है। इस डांस के ज़रिए वो अपनी बाकी बीज को ये बता रही थी कि वो फ्लावर एक एग्जिस्ट करता है जो कि यहाँ से कितना दूर है, किस एंगल पर है, कितना डिस्टेंस है, और उससे जाकर आप खुराक या आप फूड ले सकती हैं। और उसके लिए वो सूरज को ओरिजिन लेती है और उस फ्लावर की तरफ, उस फूल की तरफ वैगल डांस करना शुरू कर देती है। अब ये देखिए, ये वैगल डांस हो रहा है। तो इसका एंगल बिल्कुल उस सिम्त की तरफ होता है जहां फ्लावर मौजूद है, और अगर फ्लावर दूर है तो उसका वैगल डांस ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा देर तक वैगल डांस करेगी। अगर अगर फ्लावर बहुत करीब है तो वो बहुत कम अरसे के लिए वैगल डांस करेगी। तो इससे उसको मैग्नीट्यूड मिल रहा है कि कितना डिस्टेंस है उस फ्लावर तक। इस हाइपोथेसिस को 1940 में साइंसदानों ने बता दिया था, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। रेडार टेक्नोलॉजी 2005 में इस काबिल हुई कि हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए हनी बीज अपने खाने को तलाश भी करती हैं और साथ साथ उसे बाकी हनी बीज तक कम्युनिकेट भी करती हैं। मैं आपको लेके आता हूं ब्लू जेज की तरफ, जिन पर रिसर्च कर रही हैं प्रोफेसर निकी क्लेटन। और प्रोफेसर निकी क्लेटन ने बहुत से ऐसे पजल बनाए हैं जिसमें ब्लू जेज और कव्वे पानी में तैरते हुए इंसेक्ट्स को खाने के लिए पानी के जार के अंदर पत्थर डालते हैं। पानी का लेवल ऊपर आता है और वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। लेकिन जब क्लेटन ने पानी की बजाय रेत डाली और उसके ऊपर इंसेक्ट छोड़े तो किसी भी परिंदे ने उसके अंदर पत्थर नहीं डाले, जिससे उनको अंदाज़ा हुआ कि परिंदों को ये मालूम है कि रेत में पत्थर डालने से रेत का लेवल ऊंचा नहीं होता, ये सिर्फ पानी की करेक्टरिस्टिक्स है। मैं अब आपको एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके जाता हूं जो कर रही हैं एलिस यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन वियना में काम करती हैं, और ये काम कर रही हैं खास किस्म के तोतों पर जिनको कैकाटू कहा जाता है। इन तोतों ने बहुत से पजल सॉल्व किए, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इन्होंने मैकेनिकल लॉक्स खोलकर अपना फूड तलाश किया। मैं आपको एक बॉक्स दिखाता हूं जिसके ऊपर एक मैकेनिकल लॉक लगा हुआ है। तो पहला स्टेप यह है कि इस तोते ने आकर उसकी पेन निकाली, दूसरे स्टेप में उसका स्क्रू खोला, तीसरे स्टेप में उसका बोल्ट खोल के रख दिया, चौथे स्टेप में उसकी बार को घुमाया, और पांचवें स्टेप में उसका व्हील खोला और फिर उसके साथ उस पूरे बॉक्स को खोल दिया। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन साइंसदानों ने इससे भी मुश्किल काम किया। उन्होंने इस मैकेनिकल लॉक को और मुश्किल कर दिया और एक हिस्सा ऐसा रखा जिसका इस बॉक्स के खोलने से कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक किस्म का डेड हिस्सा था। लेकिन जब कैकाटू को छोड़ा गया तो वो उस डेड हिस्से की तरफ बिल्कुल नहीं गया, बल्कि वो उस मैकेनिकल लॉक के हिस्से की तरफ गया जो कि बॉक्स को खोल सकता था, जिससे उसकी इंटेलिजेंस का अंदाज़ा हुआ। लेकिन क्या परिंदे वक्त के साथ साथ मुस्तकबिल की प्लानिंग भी कर सकते हैं? इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मैं आपको मिलाता हूँ एक और परिंदे से जिसका नाम है स्क्रबजे, जो कि 6000 सीड्स लेता है, जिसे 1 औंस कहा जाता है। मैं आपको राइट साइड पे दिखा रहा हूँ। और उन्हें कैश करता है, उन्हें ज़मीन में छुपाता है ताकि वो सर्दियों की तैयारी कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कई बुशेज़ में छुपाएगा, ज़मीन के अंदर छुपाएगा, मुख्तलिफ जगहों पर पैचेस खड्डे हैं वहाँ पर छुपाएगा। और वो सिर्फ सीड्स नहीं छुपाता है, इंसेक्ट्स भी छुपाता है। और उसके बाद जब सर्दियाँ आएंगी तो वो उनको निकालना शुरू कर देगा। लेकिन इससे भी सोफिस्टिकेटेड काम करता है क्लार्क्स नेट क्रैकर, जो कि 10,000 सीड्स और इंसेक्ट्स की कैशिंग करता है हर साल, और 30 किलोमीटर का फासला लेता है, यानी 30 किलोमीटर दूर तक वो ये चीज़ें दबाता रहता है और याद भी रखता है। क्योंकि साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा कि वो सबसे पहले कीड़ों को, इंसेक्ट्स को निकालता है, क्योंकि उसके अंदाज़ा है कि वक्त के साथ साथ ये सबसे जल्दी ख़राब होंगे। और सबसे एंड पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स को और सीड्स को निकालता है। तो उसे प्लानिंग भी आती है, उसे सेंस ऑफ टाइम भी है, और उसे ये भी पता है कि कौन सी चीज़ कब ख़राब होगी। तो निकोला क्लेटन ने कैलिफोर्निया जे, जो कि ब्लू जे का ही एक समझ लें कज़न है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने एक घर लिया जिसमें 2 बेडरूम थे। आपके पास राइट साइड पर ग्रीन बेडरूम है जिसमें परिंदों को सुबह का नाश्ता भी मिलता था, सारा दिन उनको खाना मिलता था और रात को भी मिलता था। जबकि लेफ्ट साइड पे जो बेडरूम था इसमें परिंदों को सुबह का नाश्ता नहीं मिलता था, उन्हें सुबह भूखा रहना पड़ता था, और बीच में खाने वाली जगह थी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हफ्ता जो ऑरेंज कलर का रूम है इसके परिंदों को सुबह नाश्ता नहीं दिया, जबकि
ग्रीन कलर के बेडरूम के जो परिंदे थे वो आके यहाँ पर डाइनिंग रूम में खाना खाते थे, नाश्ता करते थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत से बीज रख दिए ताकि उसको कैश कर सकें, उसको छुपा सकें। तो अब उन्होंने देखा कि किस बेडरूम में परिंदे सबसे ज़्यादा बीज छुपाएंगे, और जब उन्होंने रिजल्ट देखे तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि परिंदे जानते हैं कि उन्हें कहाँ पर बीज छुपाना है, क्योंकि परिंदों ने उस बेडरूम में जहाँ पर सुबह नाश्ता नहीं मिलता था वहाँ पे 5 टाइम्स ज़्यादा बीज सीड्स को छुपाया। और इस ग्रीन कलर के बेडरूम में सिर्फ अगर उन्होंने 10 बीज छुपाए तो ऑरेंज कलर के बेडरूम में उन्होंने 50 बीज छुपाए। इससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मेंटल टाइम ट्रैवल परिंदे करते हैं, वो ह्यूमंस की तरह लर्निंग भी करते हैं और वो फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो क्या इंटेलिजेंस का ताल्लुक हमारे ब्रेन के साइज से है? बहुत अरसे तक हम यही समझते रहे और इसी वजह से हम समझते थे कि हमारे ब्रेन का साइज बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन इस लिहाज से तो फिर वेल मछली को सबसे ज़्यादा ज़हीन होना चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग का साइज तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, बल्कि एक और पैरामीटर हमारी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसका नाम तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें हम अपनी बॉडी का मैस और ब्रेन का मैस, इसकी रेशो निकालते हैं। तो आप देखें कि इंसान की बॉडी और उसका ब्रेन, उसका रेशो बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये कि इंसान की बॉडी छोटी है लेकिन उसका ब्रेन बहुत बड़ा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो आपको कई ऐसे जानवर नज़र आएंगे, जिस तरह आप डॉग को देखें कि उनकी बॉडी बड़ी है और रिलेटिवली उनके ब्रेन का साइज छोटा है। तो इसे बॉडी मैस रेशो ब्रेन मैस कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको इंसेफलाइजेशन कोशेंट EQ के बारे में बता रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि ये आपके बॉडी वेट या बॉडी मैस और ब्रेन मैस का रेशो है। तो आप क्रो को देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि क्रो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि उसकी बॉडी छोटी है, लेकिन उस बॉडी के लिहाज से उसके पास बड़ा दिमाग है। इंसान इसलिए इंटेलिजेंट है कि उसकी बॉडी के लिहाज से उसके पास बड़ा दिमाग है। लेकिन अगर आप किसी और जानवर को, पिग को देख लें, रैट को देख लें, बैट को देख लें, तो इनका ब्रेन बहुत छोटा होता है इनके बॉडी के मैस के मुताबिक। एक और एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर आप डॉग को देखें तो डॉग का ब्रेन बड़ा है कौवे से, लेकिन डॉग की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसका ब्रेन उसके बहुत बड़े नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए पूरा है, उसके ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए पूरा है। लेकिन कौवे का ब्रेन उसकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके भी बच जाता है, यानी उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा उसके पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसी वजह से उसके ब्रेन का अजाफी हिस्सा उसकी इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इसे EQ कहा जाता है। हमारी बॉडी का भी यही हाल है कि हमारी बॉडी जो है उसका नर्वस सिस्टम छोटा है, इसलिए हमारा ब्रेन काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमारा EQ लेवल बहुत ज़्यादा है। तो जिनका EQ ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंस शो करते हैं। इसके साथ और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये इंटेलिजेंस देखते हैं। मसलन जो जानवर आपको इंटेलिजेंट नज़र आते हैं उनमें एक और ख़ासियत ये होती है कि वो ग्रोह में रहते हैं, वो जत्थों में रहते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज शेयर करते हैं। जिससे मैंने हनी बी की बात की, वो अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। कौवे जत्थों में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फूड के खाने के कम होने की वजह से भी इंटेलिजेंस को एवोल्यूशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इसके साथ साथ साइंसदानों ने यह भी देखा कि लोकेशन के साथ सर्द इलाकों और गर्म इलाकों के साथ इनके टूल्स भी बदलते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स बनाते हैं, सर्द इलाकों में और किस्म के टूल्स बनाते हैं, गर्म इलाकों में और किस्म के टूल्स बनाते हैं, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स बनाते हैं। इस लिहाज से परिंदों का, जानवरों का कल्चर भी एग्जिस्ट करता है। और आखिर में मैं आपको ये बात बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड यानी पहली क्लास के बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होती है, इंटेलिजेंस होती है, कौवे की इंटेलिजेंस उससे ज़्यादा होती है। तो कौवा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो पहली क्लास के बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे अलावा भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि इंटेलिजेंट है, और हम उनके इंटेलिजेंस को नापने की बहुत सी कोशिश कर रहे हैं और अभी हमें बहुत आगे जाना है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।